नमस्कार दोस्तों हम सबको पता है कि मिडल ईस्ट का जो रीजन है, इस रीजन में कई सारे दशकों से बहुत बड़े बड़े ब्लड शेड्स हमें नजर आए हैं। और अगर हम सीरिया की बात करते हैं जो मिडल ईस्ट का ही एक देश है और मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर भी करता है, तो अगर हम इस सीरिया की बात करते हैं तो पिछले 2 दिनों में सीरिया में बहुत बड़ा मैसेकर, बहुत बड़ा हत्याकांड जो है वो हमें नजर आया है। और ऐसा बताया भी जाता है कि 2011 का जो सीरियन सिविल वॉर था, इसके बाद का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर्स सीरिया की धरती पर हमें नजर आया है। और हम यहां पर भी देख सकते हैं कि सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस अक्यूज्ड ऑफ किलिंग हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस। यहां पर 2 चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि सबसे पहली चीज जो है वो सीरिया के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ही इस किलिंग को कंडक्ट किया है। मतलब सीरिया के जो गवर्नमेंट के फोर्सेस है, गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, उन्होंने ही ये किलिंग की है और इसमें 100 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। और ये जो हमला हुआ है, ये जो किलिंग हुई है, इसमें बड़ी बात यह है कि बहुत ब्रूटल तरीके से ये हत्याएं हुई है। हम बांग्लादेश की केस में भी हमने देखा था कि किस तरह से लोगों को मारा गया था। लोगों के घर में घुस कर उनके आईडी कार्ड्स को देखकर अगर वो किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग उनको मिलते हैं तो उनको क्लोजली शूट डाउन किया जाता था। इसी तरीके से सीरिया में भी लोगों की हत्याएं हुई है और इसमें हजारों लोग मारे गए हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लोग जो है वो आम नागरिक है, सिंपल सिविलियंस लोग है। और अगर हम डेटा की बात करते हैं तो देखो, ब्रिटेन बेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इसके अकॉर्डिंग करीब 745 सिविलियंस को मारा गया है और इनके साथ साथ करीब 125 गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स। अब देखो, सीरिया में HTS जो ऑर्गेनाइजेशन है, हयात तहरीर अल शाम, वो एक दौर पर एक एरा था जहां वो एज अ मिलिटेंट ग्रुप सीरिया में काम करती थी। लेकिन 3 महीने पहले जो तख्ता पलट सीरिया में हुआ, उसके बाद HTS एज अ गवर्नमेंट फोर्स काम कर रहा है। ये जो गवर्नमेंट फोर्स है, मतलब HTS के मेंबर्स है, इनमें से 125 मेंबर्स को मारा गया है और करीब 148 मिलिटेंट ग्रुप्स जो बशर अल असद जो है, उनके जो सपोर्टर्स है, उनके मेंबर्स 148 मेंबर्स को यहां पर मारा गया है। अब देखो, हमने यहां पर देखा कि HTS पहले मिलिटेंट ग्रुप था, अब गवर्नमेंट फोर्स काम कर रहा है। और असद के सपोर्टर, असद हम सबको पता है कि 2 दशकों से 2 से भी ज्यादा दशकों तक उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट, सीरिया के प्रेसिडेंट सीरिया में काम किया है। तो इनके जो सपोर्टर्स है, मतलब ये जो गवर्नमेंट फोर्सेस है, अब यही एज अ मिलिटेंट ग्रुप सीरिया में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हम इस वीडियो के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में एग्जैक्टली हुआ क्या है। विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम, चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। अब देखो, जैसे कि हमने अभी बात की कि सीरिया में 2 दिनों में बहुत बड़ा मैसेकर, बहुत बड़ा हत्याकांड जो है वो हमें नजर आया है। अब ये जो हत्याकांड है वो बहुत ब्रूटल है, बहुत गंदी तरीके से लोगों को मारा गया है। लेकिन इसमें शर्मनाक बात जो है वो है कि फिर एक बार किसी भी क्लैश में महिलाओं को फिर एक बार यहां पर ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, उनको बहुत ब्रूटली हैरेस किया गया है। अब यहां पर स्क्रीन पर तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सीरिया में महिलाओं के साथ हुआ क्या है, क्योंकि मैं तो ऑन स्क्रीन तो यहां पर नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात है। और अगर हम देखते हैं तो कोई भी क्लैश हो या फिर वॉर हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, सिविल वॉर हो, कोई भी डिस्टर्बेंस हो, कोई भी वायलेंस हो, हमेशा महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें जो पिछले साल हुआ था, अगर हम इजराइल हमास वॉर की बात करते हैं, अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हैं, अगर हम म्यांमार में जो पिछले साल हुआ था, अगर उस इंसिडेंट को भी हम देखते हैं, और कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो इंडिया में और इंडिया के बाहर हुए हैं, इन सारे इवेंट्स में हमने एक चीज नोटिस की है कि हर बार वुमेन को ही टारगेट किया जाता है। और एक खास बात यहां पर यह है कि ये जो किलिंग्स था, इसको रिवेंज किलिंग के नाम से जाना जाता है और ये स्पेसिफिकली अलवाइट कम्युनिटी के जो मेंबर्स है, इनको टारगेट करके ये किलिंग किया गया है। अब देखो एग्जैक्टली हुआ क्या है, अलवाइट है क्या, इनको क्यों मारा जा रहा है, इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, यही हमें इस वीडियो के जरिए समझना है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि असद रेजिम जो था, असद फैमिली का रेजिम जो था, उसकी हिस्ट्री क्या थी और ये असद रेजिम, ये जो बशर अल असद है, इनका इस क्लैश से, इस वायलेंस से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, ये हमें समझने के लिए असद रेजिम के पूरे बैकग्राउंड को, पूरे हिस्ट्री को हमें समझना होगा।
तो देखो 1971 में असद फैमिली का ही एक मेंबर जिनका नाम है हाफिज अल असद, इन्होंने सीरिया में पावर को सीज किया और अंडर बाथ पार्टी, जो सीरिया की एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसी बाथ पार्टी के अंडर वो सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और देखो वो 1971 से लेकर 2000 तक, मतलब बहुत बड़े 29 ईयर्स तक वो सीरिया में रूल करते हैं। और जून 2000 में जब वो उनकी मौत होती है, उसके बाद भी उनके ही एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन जो है, जिनका नाम है बशर अल असद, वो सत्ता में आते हैं, वो सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसके बाद वो करीब करीब 24 साल तक सीरिया के ऊपर शासन करते हैं। अब देखो, जब भी किसी भी कंट्री में किसी भी फैमिली ने गवर्न किया है तो वहां पर डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी एस्टेब्लिश हुई है नहीं, बल्कि वहां पर एथॉरिटेरियन रेजिम, जहां पर जिसको हम टोटलिटेरियन रेजिम के नाम से भी जानते हैं, तो इस टोटलिटेरियन रेजिम का ही एस्टेब्लिशमेंट वहां पर हुआ है। सो सीरिया में भी डेमोक्रेसी की मौत ही हमें इतने सालों में देखने मिली है। और अगर हम इस फिल न्यूज के आर्टिकल को भी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी ये बताया है कि बशर अल असद फ्रॉम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट टू ऑथोरिटेरियन रूलर ऑफ सीरिया, मतलब सीरिया के जो बशर अल असद थे, जो पिछले 24 सालों से सीरिया में शासन कर रहे थे, वो भी एक टोटलिटेरियन रूलर ही थे, वो भी एक तानाशाह ही थे। तो आप समझ सकते हो कि इतने सालों से, इतने दशकों से जिस देश में तानाशाह काम कर रहा है, एक तानाशाह रूल कर रहा है, उस देश में जो बाकी लोग हैं उनका गुस्सा बढ़ना, उनका गुस्सा आना भी जायज है। और जब ये गुस्सा एक लिमिट को पार करता है तो ये जो मैसेकर अभी हुआ है सीरिया में, उस तरह के मैसेकर हमें देखने भी मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम सबको पता है कि पिछले 3 महीने पहले सीरिया में तख्ता पलट हमें देखने मिला था। तो देखो, एचटीएस जो पहले मिलिटेंट ग्रुप था, वो एचटीएस अब गवर्नमेंट फोर्स एज ए गवर्नमेंट फोर्स काम कर रहे हैं। सो जब तख्ता पलट हुआ है, यहां पर जो पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो फिर अब सीरिया में ये इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल हो या फिर सोशल हो, सो ये जो इंस्टेबिलिटी है वो सीरिया में आज क्यों एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमें इस क्लैश को समझना है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये अलवाइट्स एग्जैक्टली है कौन। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम एज अ रिलीजन हम बात करते हैं, तो इस्लाम में भी 2 तरीके का कैटेगराइजेशन हमें देखने मिलता है, शिया इस्लाम वर्सेस सुन्नी इस्लाम। और हम सबको पता है कि अगर हम स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात करते हैं तो शिया वर्सेस सुन्नी जो क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत पॉपुलर है। और ऐसा नहीं कि ये क्लैश सिर्फ इंटरनल क्लैश है, बल्कि ये इंटरनेशनल क्लैश भी हमें कई बार देखने मिलता है। मतलब शिया कंट्री वर्सेस सुन्नी कंट्री के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें बहुत बार देखने मिलता है। सीरिया में भी कुछ ऐसा ही है। अगर सीरिया की हम बात करते हैं तो अलवाइट्स जो है वो सीरिया में एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी की तरह रहते हैं, और ये अलवाइट्स शिया इस्लाम का ही एक ऑफशूट सेक्ट है। अगर हम डेटा को ही देखते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 12% जो टोटल पॉपुलेशन सीरिया की है, उसका सिर्फ 12% हिस्सा ही अलवाइट्स कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब करीब 88% लोग जो है वो सुन्नी इस्लाम से बिलोंग करते हैं। अब देखो, जब असद फैमिली का रेजिम, यहाँ पर असद फैमिली का शासन जो है वो सीरिया में काम करता था, तो यहाँ पर ऐसी बात थी कि असद जो है, बशर अल असद हो या फिर हाफिज अल असद हो, ये अलवाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट की मशीनरी जो थी वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी की लोग डोमिनेट करते थे। माइनॉरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे दशकों से सीरिया में रहा है। अब अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी, मतलब सुन्नी कम्युनिटी के लोग जो है वो अगर अब सत्ता में आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लैश होगा, और यहाँ पर माइनॉरिटीज को खत्म करने की, किसी भी तरह से खत्म करने की बात यहाँ पर हो सकती है। और यही हम सीरिया में अब बार बार देख रहे हैं, और यही कारण है कि तख्ता पलट होने के बाद भी सीरिया में इंस्टेबिलिटी जो है वो बनी हुई है ना। ये जो सीरिया में सेक्टरियन डिवाइड हमें देखने मिला है, इससे मैं यही कह सकता हूँ कि इससे और कुछ नहीं, बल्कि सीरिया में जो सेक्टरियन डिवाइड था वो और घना हो गया है और लोग और दूर गए हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर आने वाले समय में क्या शांति प्रस्तापित हो सकती है? क्या ग्लोबल पावर जो है लाइक यूएसए इस मामले में दखलंदाज करके, इंटरफेयर करके शांति प्रस्तापित करने की बात सामने ला सकते हैं, या फिर ये जो क्लिनजिंग है, एथनिक क्लिनजिंग या फिर रिलीजियस क्लिनजिंग जो है वो आने वाले समय में हमें देखने मिल सकता है, ये बरकरार रह सकता है। ये हमें देखना बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर
आपको ऐसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स के, जियो पॉलिटिक्स के वीडियोस आने वाले समय में देखने हैं तो हमारे प्रैग्मेटिक इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।